वेलकम गाइज, एग्ज़ाम युग 24 के इस ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आनंद सिंह आज अपनी ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज़ का पहला वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं कल वीडियो जो हमारा प्रीमियर हुआ था उसमें जो लास्ट के कुछ मिनट जो आवाज़ नहीं आई उसके लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। वो टेक्निकल एरर था हमारे साथ, हमारी टीम के द्वारा। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसके साथ हम शुरू करने वाले हैं अपनी मैपिंग सीरीज़। और मैपिंग सीरीज़ जो है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों को पकड़ेंगे। ठीक है। एग्ज़ाम युग 24 चैनल जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का आपको पीजीटी का जो है एक बढ़िया क्वालिटीफुल गुणवत्ता पर कंटेंट उपलब्ध कराता है। और इसी सीरीज़ में ज्योग्राफी का कोर्स भी लॉन्च किया गया है जिसको मैं आनंद सिंह आपके साथ जो है साझा करूंगा। और ज्योग्राफी पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी परीक्षाओं के लिए हम क्या है आपके साथ काम करेंगे। ठीक। जो वर्ल्ड मैप की सीरीज़ आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उस मैपिंग की सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लेना चाहता हूँ। प्यारे भाई बहनों, जब आप इन नोट्स को या इस वीडियो को देखें तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने अभी तो आप चूंकि बैठकर देख रहे हैं तो आपको जानकारी हुई है कि वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका का हम डिस्कशन करने वाले हैं। बट अगली क्लासेस से आप क्या करेंगे कि वीडियो पहले ही प्रीमियर हो जाएगा या मैं लाइव सेशन पे आने का कोशिश करूंगा। और उसमें क्या करेंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट की जिस भी टॉपिक की क्लास हो उससे संबंधित दो चीज़ें आप लेकर बैठेंगे। एक तो लेकर बैठेंगे उसका फिजिकल और पॉलिटिकल मैप यानी भौतिक और राजनीतिक मैप, और दूसरा उस एक महाद्वीप से संबंधित कम से कम 10 प्रैक्टिस मैप आप लेकर बैठेंगे ताकि अलग अलग जगहों को जब हम प्रैक्टिस करें और उन मैप पर मेंशन करें तो आप वहीं पर उस जगह पर ही प्रैक्टिस मैप जो है बाकायदा मेंशन कर सकें। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग सेक्शन का सबसे पहला लेक्चर। और सबसे पहला लेक्चर हम लेकर आए हैं सबसे पहले महाद्वीप आपके नॉर्थ अमेरिका से। कहाँ से लेकर आए हैं? नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका के अगर आप पॉलिटिकल मैप पर ध्यान दोगे तो नॉर्थ अमेरिका में जो है आपको ये नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत मैंने इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर क्या है, देशों की जो विविधता है वो बहुत अधिक आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। ये एक देश आपको दिखाई पड़ेगा और ये एक देश है जिसका नाम है कनाडा। क्या नाम भैया? कनाडा। तो उत्तरी अमेरिका में आपको एक देश दिखाई पड़ेगा कनाडा। ठीक। इसके बाद आपको दूसरा एक देश दिखाई पड़ रहा है जो ब्लू कलर का, जो नीले कलर का एक देश आपको दिखाई पड़ रहा है। ये ध्यान से देखिए, है ना? ये है आपके यूएसए। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये देश। ठीक है। इसके बाद यूएसए ने कुछ एक भाग जो आपके साइबेरिया का है वो खरीद लिया था यूएसएसआर से। और चूंकि यूएसएसआर से वो क्षेत्र खरीदा जाता है तो फिर वो हिस्सा बन जाता है किसका? वो भी हिस्सा बन जाता है यूएसए का। और ये क्षेत्र है अलास्का। ये क्षेत्र कौन सा है? अलास्का। ठीक है। और इसके बाद आपको एक देश दिखाई पड़ रहा है नीचे की तरफ। ध्यान से देखिए जरा, इस ग्रीन कलर के देश को आप ध्यान से देखिए। और ग्रीन कलर का ये जो देश आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो है आपके, ये कहलाता है मैक्सिको। क्या कहलाता है? मैक्सिको। ठीक है। तो इस महाद्वीप पर जो तीन सबसे बड़े देश आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ये महाद्वीपीय संरचना। अब जैसे ध्यान से देखेंगे तो आपको रेड कलर का एक इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा द्वीप दिखाई पड़ रहा है। ये लाल कलर का जो सबसे बड़ा द्वीप है, इस द्वीप पर ध्यान से देखिए। इस द्वीप को हमने बोल रखा है ग्रीनलैंड। क्या बोल रखा है? ग्रीनलैंड। आपको मालूम है कि महाद्वीप भले ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र हो बट ये किसके कब्जे में है? ये डेनमार्क के कब्जे में। किसके? या ये कह सकता हूं कि डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में। तो ये ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। ठीक। और यहां पर आप अगर ध्यान देंगे इस मैप के इस एक क्षेत्र पर ध्यान देंगे तो ये आपके जो है यूरेशिया का पार्ट है ना? ये आपके यूरेशिया का पार्ट है और पार्ट यूरेशिया का है। बट अगर देश की बात हम करें तो यहाँ पर आपको कौन सा देश दिखाई पड़ेगा? यहाँ पर आपको देश दिखाई पड़ेगा रशिया। कौन सा देश दिखाई पड़ेगा? रशिया। और ध्यान से देखेंगे तो ये जो जगह आपको दिखाई पड़ रही है जो रशिया और यूएसए के ठीक मध्य से होकर निकल रही है, ये जगह कहलाती है बेरिंग स्ट्रेट। ये जगह क्या कहलाती है? बेरिंग स्ट्रेट, है ना?
ये कहलाती है जगह बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि आपको किसको किसको अलग होती दिखाई पड़ रही है? ये अलग होती दिखाई पड़ रही है आपके एशिया से सेपरेट कर रही है किसको? ये कर रही है एशिया से सेपरेट नॉर्थ अमेरिका को। किसको? नॉर्थ अमेरिका को। और आपको मालूम है कि ये बेरिंग जल संधि के पास से ही क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय जो है तिथि रेखा, उसको भी मोड़ा गया है। ठीक है, किसको मोड़ा गया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को भी यहीं से मोड़ा गया। क्लियर है? तो ये आपके महाद्वीप का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब ऐसा नहीं कि महाद्वीप को हम किसी भी तरह से या किसी भी अंदाज से फंबल ढंग से डिस्कस करना शुरू कर देंगे। हम महाद्वीप को बड़े आराम से समझेंगे। अब चूंकि पिछली क्लास में कई बच्चों ने हमसे कहा कि भैया आप बहुत तेज चल रहे हैं, तो भैया इस बार बड़े धीमे चलेंगे, भैया बड़े प्यार से चलेंगे, भैया बड़े आराम से चलेंगे। जैसा तुम कहोगे मेरे प्रयागराज के निवासियों, मेरे प्रयागराज के भाई बहनों, वैसा जो है आनंद सर चलने वाले। ठीक, क्योंकि भैया जनता जनार्दन की मर्जी तो सबको ही माननी पड़ती है। अगर मैं आपकी मर्जी नहीं मानूंगा तो आप कैसे सुनेंगे मुझे, या क्यों सुनेंगे मुझे? ठीक है भाई, तो चलिए भाई, इसके बारे में पहले कुछ बातें लिख ली जाती हैं। नॉर्थ अमेरिका के बारे में जो है पहले कुछ हम इनिशियल बातें लिख लें, ताकि जो है इसका डिस्कशन बड़ा आराम से किया सके और आप इसको नोट्स के रूप में भी जो है अपने बुक में शामिल कर सकें। जैसे हम बात करने वाले हैं आज किसकी? उत्तरी अमेरिका की। हम किस महाद्वीप की बात कर रहे हैं? उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका के विषय में हम सारी बातें जो है पहले तथ्यात्मक रूप से देखेंगे। और तथ्यात्मक रूप से जब हम सारी बातें देखेंगे तो ध्यान से देखिए, इसको पहले हम कई बातों के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसकी खोज किसने की? इस महाद्वीप की खोज किसने की? तो सबको ही मालूम है कि 1492 में, कब? 1492 में इसकी खोज कोलंबस ने की, है ना। आदमी को जो है जिसकी चाह होती है हमेशा वही मिल जाए, ये बड़ा मुश्किल बात होती है। और प्रयागराज का तो हर लड़के का दिल एक ऐसा कमरा है जहाँ कोई ना कोई उसकी जो चाह है वो अधूरी रह जाती है। ठीक, मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं थोड़ा शायरी वायरी का शौकीन हूँ, मैं शायरी वायरी करता हूँ। ठीक, और आनंद सिंह जो है नाम है मेरा, और पेन नेम जो है मेरा, कलम जिस कलाम से मैं लिखता हूँ वो नाम है मेरा काफिर। ठीक है, तो आनंद काफिर। तो कहते हैं कि अपनी हर ख्वाहिश को शिद्दत से यूं भी चाहता है काफिर। समझ रहे हैं? मैं अपनी हर एक छोटी छोटी इच्छाओं से बड़ा जुड़ा रहता हूँ। अपनी हर ख्वाहिश को शिद्दत से यूं भी चाहता है ये काफिर, कहीं ये जिस्म अधूरी ख्वाहिशों का मकबरा न बन जाए। बात का मतलब समझ रहे हो? कि अपनी हर छोटी छोटे ख्वाब से, अपने हर छोटे छोटे सपने से, अपनी हर छोटी छोटी इच्छा से इतना लगाव रखो, उसके लिए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सफल हो जाओ। वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचते रह जाओ, सोचते रह जाओ, सोचते रह जाओ, और तुम्हारा जो दिल है वो ख्वाहिशों का मकबरा बन जाए, तुम्हारी हर एक इच्छा जो है दिल में समा के रह जाए। और ये बात मैं हर संदर्भ में कह रहा हूँ, है कि नहीं? क्योंकि दिल के अलावा जो है आपके दिमाग भी है, दिमाग व्यावसायिक चीज़ों में लगा रहता है, दिल जो है बड़ी भावनात्मक चीज़ों में लगा रहता है। ये बात कहने का संदर्भ ये था क्योंकि कोलंबस खोजने कुछ और निकला था, उसको मिल कुछ और गया। ठीक, कोलंबस महोदय जो है वो इंडिया की तरफ जो है आपके रास्ता खोजने निकले थे, बट वो गलत द्वीप पे पहुंच जाते हैं। और 1492 में जब कोलंबस चले थे तो पता है किस जहाज से चले थे? कोलंबस जिस जहाज से चले थे उस जहाज का नाम था सेंटा मारिया। क्या नाम था उस जहाज का? सेंटा मारिया। इस जहाज से वो चले थे, और इस जहाज से जब वो चलते हैं तो बाकायदा जब वो अमेरिका की खोज करते हैं तो अमेरिका की खोज करके वो इसे नाम देते हैं नई दुनिया। इसे नाम क्या देते हैं? नई दुनिया। कोलंबस इस जगह के बारे में अपने लेटर्स में 1503 में जो है इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। और 1503 में जब वो डिस्कशन करते हैं तो इस नई दुनिया शब्द के लिए उन्होंने लिखा है मुंडस नोवस। क्या लिखा है? मुंडस नोवस, नई दुनिया। क्लियर? और जब वो मुंडस नोवस जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ निकल गया था कि भाई कोलंबस ने 1492 में इस महाद्वीप की खोज की, नाम रखा नई दुनिया। ठीक,
दूसरी एक बात जो नॉर्थ अमेरिका के बारे में निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि देखो भैया, इसे जो है आज हम वर्तमान में सबसे विकसित महाद्वीप के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? सबसे विकसित महाद्वीप के रूप में जानते हैं। क्लियर है भैया? कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, है ना, या और आपके सेंट्रल अमेरिका और मिडिल अमेरिका और जो है आपके लैटिन अमेरिका के जो देश हैं। अभी सेंट्रल अमेरिका क्या है, मिडिल अमेरिका क्या है, लैटिन अमेरिका क्या है, इसकी भी चर्चा की जाएगी। बट धीरे धीरे आराम से पढ़ते चलते हैं ना। तैयारी हम एकदम से जो भूसे की तरह बोरी में नहीं भर देंगे कि भूसा बोरी में एकदम से भर दिया गया, लेकिन जब दबाव डाला गया, दबाव काहे का, सवालों का दबाव डाला गया परीक्षा का, तो पता चला कि बोरी आधी रह गई, है ना। आराम आराम से ठोस ठोस करते हुए चलना है हमें, कोई जल्दी नहीं है, ठीक। आराम से प्यार से संभलते हुए चलना है, सीखते हुए चलना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे विकसित महाद्वीप कहा जाता है, और सबसे विकसित महाद्वीप के पीछे कहानी यही है कि भैया इसका जो हम क्या देखते हैं, इन देशों का जो आर्थिक व्यवस्था देखते हैं और जो लोगों का रहन सहन देखते हैं, जीवन शैली देखते हैं, वो बड़ी समृद्ध सी नज़र आती है, ठीक है। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि इसका नाम अमेरिका कैसे पड़ा। तो इस महाद्वीप का नाम एक पुर्तगाली जो है आपके नाविक थे, है ना, एक पुर्तगाली नाविक थे, अमेरिगो। कौन थे? अमेरिगो। उनके नाम पर जो है इस महाद्वीप का नाम क्या पड़ता है? अमेरिका पड़ता है। इनका अगर मैं पूरा नाम आपको बताऊं तो जो है वेस्यूस्की जो है इनका नाम था, अमेरिगो वेस्यूस्की इनका पूरा नाम था, और इस तरह से जो है इस महाद्वीप का नाम क्या पड़ता है? अमेरिका पड़ता है। क्या पड़ता है? अमेरिका पड़ता है, ठीक। चलिए, अब ये आपके बिल्कुल जो है बेसिक बातें हो गई जो अमेरिका के बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में आप अपने नोट्स में शामिल करेंगे, ठीक है। क्लियर बात है। अब अगर जैसे कुछ और बातें हम कर लें तो इसके क्षेत्रफल और जनसंख्या का जो है कुछ मैप बना लेते हैं। जैसे अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, ठीक, अगर हम नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2 करोड़ जो है आपके 42 लाख, और 2 करोड़ 42 लाख जो है ये आपके समझ लीजिए कि ये दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला महाद्वीप है कौन सा भैया? एशिया। दूसरा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। और जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपके नॉर्थ अमेरिका, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 करोड़ 42 लाख 56,000 स्क्वायर किलोमीटर। 2 करोड़ 42 लाख 56,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और जब इतना हम देखते हैं तो भैया ये जो है आपके दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप निकल के आता है। अब अगर इस महाद्वीप की हम जनसंख्या की बात करें, है ना, इस महाद्वीप की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो वो है लगभग 350 मिलियन। कितनी है जनसंख्या? 350 मिलियन। और 350 मिलियन जनसंख्या जो है ये दुनिया की लगभग जो है कुल जनसंख्या का कितना % भाग है? 16.4% भाग निकल के आता है। ये कितना निकल के आता है? 16.4%। ठीक है भैया, बड़े आराम से चल रहे हैं। आज तो कोई बहुत जल्दी में नहीं दिख रहा हूं मैं, हाँ, आज मैं बिल्कुल आराम से बिल्कुल चल रहा हूँ। जैसे दाल भात चोखा खा के एक जो नहीं आलस आ जाता है, वैसे दाल भात चोखा खा के एकदम सुस्त मुर्गे की तरह चल रहे हैं हम, ठीक। और आप भी एकदम सुस्त मुर्गे की तरह आराम से सब कुछ प्यार से सीखते हुए चलो, ठीक है भैया। चलिए, अब अगली स्लाइड में जो है हम इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं भैया, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले देखो, इधर आपके अक्षांशीय स्थिति लिखते हैं, ठीक है। कैसी स्थिति? अक्षांशीय स्थिति लिखते हैं। और इधर आपके हम लिखेंगे देशांतरीय स्थिति। कैसी स्थिति? देशांतरीय स्थिति लिखने वाले, ठीक बात है भाऊ। तो अक्षांश और देशांतर भैया आपको मालूम है कि नहीं? कभी मन में यह आया कि अक्षांश और देशांतर इन दोनों की आवश्यकता क्या पड़ी हमें? ठीक, एकदम अप्लाइड फॉर्म में बताओ कि अक्षांश और देशांतर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई बताएगा?
जैसे बाई चांस मान लो तुम्हारा नाम है एक्स और तुम्हारी प्रेमिका का नाम है वाई। अब तुम्हारी प्रेमिका ने तुमको जो है ये मान लेते हैं कि फ़ोन है बट नेविगेशन नहीं है, ठीक। नेविगेशन इसलिए नहीं क्योंकि अक्षांश और देशांतर नहीं, ठीक है, बट मोबाइल फ़ोन है। अब तुम्हारी प्रेमिका ने तुमको एकदम रैंडम जो है फ़ोन किया और जब वो फ़ोन करेगी तो तुमसे बताएगी कि हम फलानी जगह पर हैं, आ जाओ, ठीक है, हमसे मिलने के लिए भैया आ जाओ। अब वो जगह अगर बहुत दूर हुई है ना, वो जगह बहुत दूर हुई, अब तुम प्रयागराज में बैठे हो तो कोई लोकल जगह होगी तो बात अलग है, लेकिन अगर वो जगह बहुत दूर हुई तो क्या किया जाएगा, हैं, क्या करोगे? फ़ोन पे अच्छा वो जगह बता दी जाएगी कि भैया बता दो कहाँ पर है, ठीक। हम कह रहे हैं बहुत दूर, और दूर इमेजिन करो, इतनी दूर कि तुम्हें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़े। तो अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट नहीं मालूम होगा, उसने बोल दिया कि हम तुम्हारे दाएं हैं या तुम्हारे बाएं हैं, तुम्हारे उत्तर में है या तुम्हारे दक्षिण में है, तो बात चल जाएगी क्या? तो पृथ्वी पर किसी एक एग्जैक्ट स्थान की लोकेशन है ना, किसी एक एग्जैक्ट लोकेशन को समझने के लिए क्या हुआ, अक्षांश और देशांतरों का जो है एक कृत्रिम निर्माण किया गया है। अब अक्षांशीय स्थिति अगर हम देखेंगे तो आपको मालूम है कि अक्षांशीय स्थिति जो है वो देखी जाती है उत्तर से दक्षिण दिशा में, और जब देशांतरीय स्थिति देखी जाती है तो वो देखी जाती है पूरब से पश्चिम दिशा में, ठीक है बात कि नहीं? तो अगर हम इसकी जो है आपके अक्षांशीय स्थिति की बात करें और उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की हम बात कर लें तो उत्तरी अक्षांशीय और दक्षिणी अक्षांशीय स्थिति जो है आपके लगभग काफ़ी चौड़ी और विस्तृत नज़र आती है। और जब उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशीय स्थिति देखते हैं तो जैसे आपको दिखाई पड़ेगा 7 डिग्री नीचे आपको दिखाई पड़ेगी कि कौन सी 7 डिग्री 15 मिनट से 83 डिग्री 38 मिनट के बीच में, है ना। 7 डिग्री 15 मिनट से 83 डिग्री 38 मिनट जो है, बट इसमें एक शब्द और ऐड करना है, पता है क्या? उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका जो है वो किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो इनके साथ एक शब्द जरूर ऐड होगा। 7 डिग्री 15 मिनट से आपके 83 डिग्री 38 मिनट जो है ये आपके होनी चाहिए स्थिति उत्तरी अक्षांश की। इसके अलावा जब हम देखेंगे आपके इसकी देशांतरी स्थिति तो वो हमें निकल के आती है 12 डिग्री 8 मिनट से। ध्यान से देखिए, ये आपके 12 डिग्री हो गया और 12 डिग्री 8 मिनट से जो है यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा जो है आपको दिखाई पड़ेगा कितना? 172 डिग्री 31 मिनट। कितना? 172 डिग्री 31 मिनट। और यहाँ पर जब आप देशांतरी स्थिति देखेंगे तो देशांतरी स्थिति में आप जब देखेंगे तो ये जीएमटी लाइन के आपके इधर की तरफ जो है ये कहलाते हैं पूर्वी देशांतर, है ना, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन के, और जो दूसरी तरफ के हैं वो कहलाते हैं पश्चिमी देशांतर। और आपके जो नॉर्थ अमेरिका है वो किस में है? वो आपके पश्चिमी देशांतर पर है। तो इनके साथ एक शब्द और जुड़ेगा, वो क्या जुड़ेगा? पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी देशांतर। ठीक है भैया, तो आपको अक्षांश और देशांतरी स्थिति पता चली कि भैया 83 डिग्री 38 मिनट से 60 डिग्री 15 मिनट के बीच में, और आपके 112 डिग्री 8 मिनट से 172 डिग्री 31 मिनट। अगर मैप पे इसको देखना चाहोगे तो मैप पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो अक्षांशीय स्थिति आपके दिखाई जा रही है, ध्यान से देखिए, है ना। अक्षांशीय स्थिति आपके जो है इधर से लेकर आपके इस क्षेत्र तक और इधर से लेकर आपके जो है इस क्षेत्र तक की जानकारी आपको यहाँ पर साझा की जा रही है। ठीक, तो देशांतरी स्थिति आपने देखी। अब देशांतरी स्थिति देखने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि भैया इसमें और क्या क्या बातें निकल के आती हैं। ठीक, जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात कर लें तो एक बड़ी प्रसिद्ध सी अक्षांश रेखा है यहाँ पर, 49 डिग्री समानांतर रेखा। कौन सी रेखा? 49 डिग्री समानांतर रेखा। ये एक प्रसिद्ध अक्षांश रेखा है और ये एक प्रसिद्ध अक्षांश रेखा जो है सीमा बनाती है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। और ये 49 डिग्री पैरेलल रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये किसके किसके बीच में है? ये है आपके कनाडा और यूएसए के बीच में। ये किसके किसके बीच में जो है आपके एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? कनाडा
और जो है यूएसए के बीच में। ठीक, तो ये एक बड़ी प्रसिद्ध सी अक्षांश रेखा है जिसको आपको याद रखना है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब अगर मैं एक देशांतर रेखा की बात करूं तो देशांतर रेखा है वो है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। क्या है? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये आपके नॉर्थ अमेरिका को जो है लगभग 20 से होकर गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका के लगभग कहां से होकर गुजरती है? जो है लगभग आपके 20 से होकर गुजरती है, इस तरह से। तो यही आपके जो है 100 डिग्री जो है आपके देशांतर रेखा है। तो दो देशांत, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा, वहां से जुड़ा आपको फैक्ट मालूम चला कि नहीं मालूम चला, है ना? तो यहां पर क्या है कि ये आपके, ध्यान से देखिए, ये आपके उत्तरी अमेरिका को, किसको? उत्तरी अमेरिका को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। स्पष्ट है आपके सामने? आप चलो इसको अगर मैप पे आपको देखना होगा तो भाई ध्यान से देखिए, ये जो एक लाइन आपके सामने चली जा रही है ना? ये जो एक लाइन आपके सामने चली जा रही है, यही आपके क्या है? यही आपके क्या? 49 डिग्री। ये कौन सी रेखा है? यही है आपके 49 डिग्री समानांतर रेखा। और इसकी सबसे खास बात भाई कौन बताएगा? इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। दुनिया की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, ये दुनिया की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। स्पष्ट हो गई बात? क्लियर है कि नहीं? चलिए, अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जो है अब देखना है अपनी अगली चीज़ों के बारे में। और जब हम इसके पॉलिटिकल मैप की बात करेंगे तो ज़रा ध्यान से देख ले इस पॉलिटिकल मैप के बारे में। चलिए, यहाँ पर जो है इसका एक बढ़िया सा कोई मैप आपके सामने निकाल के हम लाते हैं ताकि आपको जो है समझ में आ सके। इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? तो ये आप जो है इसका एक फिजिकल मैप देख रहे हैं। अगर स्क्रीन पर स्पष्ट ना भी दिखाई दे रहा हो, चूंकि ये है तो HD मैप, लेकिन अगर स्क्रीन पे एकदम स्पष्ट ना दिखाई पड़ रहा हो तो ध्यान से देखिए। ये आपको मैप जो है पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैं समझाता हूँ। ये देखिए ध्यान से, है ना? ये पूरा कुछ इस प्रकार से चला गया है। ये ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलर आपको जो है वाटर बॉडीज दिखाई पड़ेंगी। जैसे ये आपके यहाँ पर आपको अलास्का की खाड़ी दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ा? अलास्का की खाड़ी, ठीक है? यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा सागर? ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है? जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको जो है हडसन की खाड़ी दिखाई पड़ेगी। कौन सी? ये आपको दिखाई पड़ी हडसन की खाड़ी। तो ये कुछ बड़ी प्रसिद्ध सी जो है आपके जल संधियाँ, स्थल संधियाँ जो है आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी, ठीक है? जैसे ये आपको ये मैंने हडसन की खाड़ी बता रहा है, ये हडसन की जो है जल संधि, हडसन जल संधि, हडसन जल संधि। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कौन कौन सी जल संधियां हैं और कौन कौन सी जल संधि किसको किसको जोड़ती है आपस में, ठीक है? क्लियर? जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा गल्फ ऑफ बूथिया, ठीक है? ये बैफिन की खाड़ी दिखाई पड़ेगी और बैफिन की खाड़ी से जुड़ती लेब्राडोर की धारा है और लेब्राडोर और बैफिन की खाड़ी को जोड़ती है कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि आपको जोड़ती दिखाई पड़ रही है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? तो कुछ आपके बड़े पॉपुलर सी जो है यहाँ पर आपको लैंडफॉर्म्स दिखाई पड़ेंगे। जैसे ये आपको बेरिंग सागर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा सागर है? बेरिंग सागर, ठीक? और यहाँ से आपके जो है बेरिंग सागर से ये है आपके बेरिंग स्ट्रेट जो है मुड़ के फिर सीधा कुछ इस तरह से चली जाती है।
तो ये बेरिंग स्ट्रेट जो है, यही मैंने आपको बताई थी, बेरिंग जल संधि। यहां से क्या होता है कि यूएसएसआर से यानी रशिया से आपका अलास्का का क्षेत्र अलग हो जाता है। आपको याद है कि पहले अलास्का जो है आपके रशिया का ही भाग था, बाद में अमेरिका ने इसको उससे खरीद लिया था। तो जैसे अब बेरिंग जल संधि जो है ये बेरिंग सागर को जोड़ती दिखाई पड़ रही है, किससे? चुकची सागर से। किससे? चुकची सागर, है ना। तो इस प्रकार से जो है कई जलसंधियां, कई खाड़ियां जो है आपको आपस में दिखाई पड़ेंगी। अब जैसे एक सबसे प्रसिद्ध खाड़ी आपको यहां दिखाई पड़ेगी, वो है मैक्सिको की खाड़ी। क्या दिखाई पड़ रही है यहां पर? मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार, अब जैसे एक लॉरेंस नदी जो है ना, लॉरेंस नदी निकल के आती है, तो यहां पर आपको जो है गल्फ ऑफ लॉरेंस या यहां पर आपको लॉरेंस की खाड़ी दिखाई पड़ेगी। लॉरेंस की खाड़ी स्पष्ट है कि नहीं? क्लियर? तो आपको हडसन जल संधि, ये आपको हडसन की खाड़ी दिखाई पड़ रही है। ठीक, तो बहुत सारी आपको जो है जल संधियां और खाड़ियां यहां पर दिखाई पड़ेंगी। ठीक, अब ऐसा नहीं कि जितनी आपको मैंने बता दी है उतनी है। जैसे यहाँ पर आपके यूकाटन पेनिनसुलर है, ये यूकाटन पेनिनसुलर है, और ये आपके जो है बड़ा प्रसिद्ध सा एक शहर है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मियामी वगैरह, मियामी वगैरह शहर, जो मियामी बीच है आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बड़ा लस्ट एंड लग्जरी से भरा एक शहर है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो बड़े अलग अलग क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इन सारे के सारे क्षेत्रों को भी ये जो है, अब चूंकि ये आपके फिजिकल मैप का हिस्सा है और अभी हम फिजिकल मैप पर डिस्कशन करने से बचेंगे, ये मैंने साधारण सी बता दी जानकारी कि किस प्रकार से अगर आपको फिजिकल मैप देखना है तो किस तरह से देखना होगा। ठीक, अगर इसके पॉलिटिकल मैप की हम बात करें, अगर नॉर्थ अमेरिका के हम पॉलिटिकल मैप की बात करें, तो जरा ध्यान से आप देखेंगे, आपको कुछ मुख्य देश तो आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर आपको मैक्सिको, यूएसए और कनाडा दिखाई पड़ रहा है। बट एक आपके क्षेत्र है जो नीचे दक्षिण में चला गया है, जिसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई है। आप जरा इस एक क्षेत्र की चर्चा देखिए। ठीक है, मैं आपको नॉर्थ अमेरिका का एक जो है प्रैक्टिस मैप बना के दिखाता हूं। मैं बता रहा हूं कि मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये आपके नॉर्थ अमेरिका का एक प्रैक्टिस मैप सा है जो मैं बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, ये ध्यान से देखिए। कई बार क्या होते हैं, बच्चे जब तक फैकल्टी मैप बनाकर नहीं दिखाता तब तक उसकी जो है ज्योग्राफी की क्षमताओं पे शक करते हैं। बट मैं आपसे बोलूँगा कि फैकल्टी की क्षमताओं पर शक करने में समय बिल्कुल मत व्यस्त कीजिए। फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली वो पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब जब आप नॉर्थ अमेरिका के इस आप जो है मैप को देखेंगे, तो मैं जिस हिस्से की चर्चा कर रहा हूँ, ये जो आपको हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये वो हिस्सा है जो मैंने मैप पर बना रखा है यहाँ पर। ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां पर आपको एक जगह दिखाई पड़ेगी जिसका नाम है पनामा। क्या है भैया? पनामा। और ये पनामा वो जगह है जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है। ध्यान से देखिए, ये आपको पनामा दिखाई पड़ रही है और यहीं आपको पनामा की खाड़ी भी दिखाई पड़ेगी। ठीक है बात कि नहीं? क्लियर? मैं इस जगह की बात कर रहा हूं जिसे आप जो है सेंट्रल अमेरिका बोल देते हैं। ठीक है, और सेंट्रल अमेरिका में आप क्या देखेंगे, जो है सेंट्रल अमेरिका काफ़ी चर्चा में रहता है, इसलिए आप क्या देखेंगे कि ध्यान से देखो, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक नदी निकल के जाती है, ये एक नदी है। ठीक है, और ये नदी कौन सी है? ये नदी है रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे। ध्यान से देखिए, कौन सी नदी मैंने बताई आपको वहाँ पर? रियो ग्रांडे नदी। और रियो ग्रांडे नदी क्या करती है, ये आपके अमेरिका को जो है अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका, है ना। इसको सांस्कृतिक और राजनीतिक भाषाओं में देखें तो हमें इसके कुछ भाग देखने को मिलते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर जल्दी से, एक भाग इसका दिखाई पड़ेगा, वो कहलाएगा एंग्लो अमेरिका। क्या कहलाएगा? एंग्लो अमेरिका। ठीक है, और दूसरा भाग इसका कहलाता है लैटिन अमेरिका। क्या कहलाता है? लैटिन अमेरिका। ठीक है, अब जैसे अगर आपको एक नक्शा दिखाऊं तो मैं जिससे एक भाग की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, इस नक्शे पर ध्यान से देखिए। ठीक है, ये आपके जो मैक्सिको से लेकर ये आपका जो पूरा पूरा दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है,
ये ध्यान से देखिए, मैक्सिको से लेकर आपके दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है, और इस दक्षिण अमेरिका में जो है आपके ये कैरिबियाई जो है, इन द्वीपों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इन द्वीपों को क्या कहा गया है? कैरिबियाई द्वीप कहा गया। कौन सा द्वीप? कैरिबियाई द्वीप। तो मैं जिस लैटिन अमेरिका की बात कर रहा था आपसे, ध्यान से देखिए, मैं जिस आपसे लैटिन अमेरिका की बात कर रहा था उसमें आपके ना केवल ये सारे के सारे देश आते हैं, इसके अलावा लैटिन अमेरिका में जो है आपके ये पूरा का पूरा जो है दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र आ जाता है, ठीक। यानी आपके एंग्लो अमेरिका में कौन कौन से दो देश आते हैं? आपके एंग्लो अमेरिका में जो दो देश आते हैं, ध्यान से देखिए, वो एंग्लो अमेरिका में आपको जो दो देश दिखाई पड़ रहे हैं वो केवल केवल कौन है? एंग्लो अमेरिका में केवल दो देश आते हैं, और वो दो देश कौन कौन से हैं? वो है आपके एक यूएसए, और दूसरा आ जाता है क्या? कनाडा। क्या आ जाता है? यूएसए और कनाडा। और बाकी जो भाग है वो क्या कहलाता है? लैटिन अमेरिका। बाकी जो भाग क्या है वो क्या कहलाता है? लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? देखिए, लैटिन अमेरिका में आ जाता है कैरिबियन देश, है ना। उसमें आ जाता है मिडिल अमेरिका, है ना। उसमें आ जाता है सेंट्रल अमेरिका, और उसमें आ जाता है कौन सा? आपके दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आ जाता है? दक्षिणी अमेरिका। क्लियर? तो आपको जो है जो एक मोटा मोटा भौगोलिक स्वरूप पता चला उत्तरी अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, उसमें आपको फर्क समझ में आया कि ये आपके जो है कनाडा आपके एंग्लो अमेरिका का भाग है, ये आपके जो है क्या कहते हैं आपके यूएसए भी एंग्लो अमेरिका का भाग है, लेकिन इसके ठीक नीचे का जो हिस्सा है वो आपके किसका है? लैटिन अमेरिका का क्षेत्र आ जाता है, जिसमें आपको कैरिबियाई देश दिखाई पड़ते हैं, मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका पूरा का पूरा देखने को मिलता है, ठीक। अब अगर कभी पूछा जाए कि कितने देश आपके एंग्लो अमेरिका में है और कितने देश आपके लैटिन अमेरिका में, तो ध्यान से देखिए, आपके एंग्लो अमेरिका में है 2 देश। कितने? 2 देश। और आपके लैटिन अमेरिका में कितने देश हैं? 33 देश, ठीक है। ये पूरा जो समूह आपको दिखाई दे रहा है, ये कितने देशों का है? ये 33 देशों का समूह, ठीक है। और ये आपको कितने देशों का समूह दिखाई पड़ रहा है? ये आपके 2 देशों का समूह है। तो स्थिति क्लियर हो गई कि कौन सा, एक बार देख लीजिए जल्दी से कि लैटिन अमेरिका कौन सा है और आपके जो है एंग्लो अमेरिका कौन सा है। अब एंग्लो अमेरिका का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर जो है इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम एंग्लो अमेरिका बोल देते हैं। स्थिति क्लियर हुई कि नहीं? अब चलिए जरा सेंट्रल अमेरिका के इस एक भाग पर ध्यान देते हैं। सेंट्रल अमेरिका में जो है आपके 7 देश हैं। ये ध्यान से देखिए, मैप सेंट्रल अमेरिका का मैप है। सेंट्रल अमेरिका है ना। और सेंट्रल अमेरिका में देखिए, अगर आप देशों की संख्या देख रहे होंगे तो यहां पर देखिए 7 देश आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कितने? 7। और उन 7 देशों में देखिए 2 देश अलग लक्षण के होंगे और 2 देश अलग लक्षण के होंगे। तो जो अलग लक्षण के होंगे मैं उनको अलग कलर से लिख दूंगा। जैसे सबसे पहले मैं एक अलग देश का नाम लिखता हूं, वो है बेलीज। कौन सा है? बेलीज। क्या अलग है मैं बताता हूं अभी, ठीक है। दूसरा आपको कौन सा देश दिखाई पड़ रहा है यहां पर? ग्वाटेमाला। क्या दिखाई पड़ रहा है? ग्वाटेमाला। तीसरा आपको जो देश दिखाई पड़ रहा है वो कौन सा है? वो है होंडुरास। कौन सा है? होंडुरास। चौथा आपको जो दिखाई पड़ रहा है, अब मैं इसको भी जो है अलग कलर से लिखने वाला हूं। क्यों अलग लिख रहा हूं ये अभी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ये है आपके एल सल्वाडोर। ये कौन सा देश है? एल सल्वाडोर। स्थिति स्पष्ट है। अब इसके नीचे आपको कौन सा देश दिखाई पड़ रहा है? ध्यान से देखिए, निकारागुआ। कौन सा देश निकल गया है? निकारागुआ। इसके बाद 2 देश और बचते हैं, कोस्टा रिका। कौन सा? कोस्टा रिका।
और जो दूसरा आपको एक अन्य देश दिखाई पड़ रहा है, अंतिम देश दिखाई पड़ रहा है, वो है पनामा। क्या दिखाई पड़ रहा है? पनामा। अब अगर आप सवाल करेंगे कि भाई इन बेलीज और अल सल्वाडोर मैंने इसको अलग क्यों लिखा, है ना, तो नक्शे पर जरा ध्यान दो, और नक्शे पर जब आप ध्यान दोगे तो आपको एक स्थिति स्पष्ट होगी कि ध्यान से देखिए, यहां पर कौन सा ओशन है, ये वैसे भाग आपके कैरिबिया का है ना, यहां पर आपके कैरिबियन सागर है ना, बट ये आपके कैरिबियाई सागर भी किसका भाग है? ये भाग है अटलांटिक ओशन का। ये किसका पार्ट है? अटलांटिक महासागर का। ठीक है, तो बेलीज इस सेंट्रल अमेरिका के देशों में एक ऐसा देश आपको दिखाई पड़ रहा है जिसकी किसी भी तरह से सीमा जो है आपके प्रशांत महासागर से नहीं मिल रही है, पैसिफिक ओशन। ठीक, बाकी आप चाहे तो ध्यान से देखेंगे, आपको होंडुरास की जो सीमा है वो आपके प्रशांत में और अटलांटिक में दिखाई पड़ रही है। आपके निकारागुआ की जो सीमा है वो आपको जो है दिखाई पड़ रही है, कहां से कहां तक? ये निकारागुआ आपको प्रशांत में भी दिखाई पड़ रहा है और अटलांटिक में भी दिखाई पड़ रहा है। कोस्टारिका जो है दोनों तटों पर है, आपके पनामा जो है दोनों तटों पर दिखाई पड़ रहा है। क्लियर? आपके ग्वाटेमाला भी जो है वो आपके दोनों तटों पर दिखाई पड़ रहा है। केवल दो देश ऐसे हैं सेंट्रल अमेरिका में जो केवल एक एक महासागर के तट पे स्थित हैं, जैसे बेलीज जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा अटलांटिक के कोस्ट पर, ठीक है, और जो आपके अल सल्वाडोर वो आपको दिखाई पड़ेगा पैसिफिक के कोस्ट पर, है ना। कौन से कोस्ट पर? पैसिफिक के कोस्ट पर। अब चलिए जल्दी से, अगर हमें इनकी राजधानियां देखनी पड़ी, अगर हमें इनकी राजधानियां देखनी पड़े तो जल्दी से इसकी जो है राजधानियां हम देख लेते हैं। चलिए आइए मैप पर जल्दी से राजधानियां देखते हैं। एक देश आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन सा? बेलीज। कौन सा देश है? बेलीज। और बेलीज की जो है बेल्मोपान, इसकी राजधानी क्या है? बेल्मोपेन। ठीक, ये बेल्मोपेन राजधानी होगी। भाई सेंट्रल अमेरिका के आपको सातों देश मालूम होने चाहिए, उनकी राजधानियां मालूम होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद दूसरा देश है होंडुरास। कौन सा देश है ये? होंडुरास। और इसकी जो राजधानी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी टैगू सिगाल्पा। क्या देखने को मिलेगी? टैगो सिगाल्पा। ठीक, निकारागुआ जो है आपका जो देश दिखाई पड़ रहा है, निकारागुआ, इसकी राजधानी आपको दिखाई पड़ेगी मानागुआ। इसकी राजधानी आपको क्या दिखाई पड़ेगी? मानागुआ। इसके बाद आपको दिखाई पड़ रही है कोस्टारिका, ये देश है, और कोस्टारिका की जो राजधानी आपको दिखाई पड़ रही है वो है सैन जोस। क्या है? सैन जोस। ठीक, इसके बाद आपको देश एक दिखाई पड़ रहा है पनामा, और ये पनामा वो जगह है जहां से आपके नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से अलग भी होता है। आपको मालूम है एक पनामा नहर है जो वो जोड़ती है आपके अटलांटिक को किससे? पैसिफिक से। तो पनामा की जो राजधानी है वो निकल के आती है पनामा सिटी। क्या निकल के आती है? पनामा सिटी। दिख रहा है? अब जैसे अगर आपको ये पूरे के पूरे देशों को याद करना हो, अगर आपको इन पूरे पूरे देशों को याद करना हो तो आपको जो एक छोटी शॉर्ट दे रहा हूं वो होगा कोपा होनी बेलगू। क्या होगा? कोपा होनी बेलगू। ठीक, छोटा बच्चा अगर कृपा को बोलेगा तो कैसे बोलेगा? कृपा ना, कोपा कोपा कोपा, तो कोपा होनी बेलगू, है ना। कृपा करे कभी अलग ना हो, कृपा करें कभी अलग ना हो, तो कोपा होनी बेलगू। ठीक, अब सिंपल सी बात है, इसमें कौन कौन से देश आपको दिखाई पड़ेंगे? कोस्टारिका, पनामा, होंडुरास, निकारागुआ, बेलीज, अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला। ठीक है, तो ये आपको कोपा होनी बेलगू हमेशा याद रखेगा। ये एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है इसकी, इसको तेजी से याद करने की। कोपा होनी बेलगू। अब यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है विशिष्ट संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, और ये संरचना देखिए ध्यान से, ये पनामा है। कौन सा देश है? पनामा। चलिए पनामा को जरा हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। पनामा को थोड़ा सा हम जो है इस देश को डिटेल से देखेंगे ताकि इसकी स्थिति समझ में आ जाए क्लियर स्पष्ट। ये देखिए ध्यान से, है ना, ये आपको एक पनामा देश दिखाई पड़ रहा है, और यहीं पर आपके ठीक जो है पनामा एक नहर गुजरी हुई है। कौन सी नहर गुजरी हुई है? पनामा नहर। अगर आपको एक स्लाइड के थ्रू मैं समझाऊं तो एक चित्र से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपके पनामा नहर है, ठीक है।
पनामा नहर का एक बिंदु ये है, इसके बाद जो है ये कई बंदरगाहों से होते हुए ये आपके जो है चली जाती है पैसिफिक की तरफ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पनामा नहर किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है ना, पनामा नहर की अगर हम इतिहास की बात करें तो ध्यान से देखिए, पनामा नहर का निर्माण जो है 1914 में हुआ है ना, और 1915 में इस पे परिवहन शुरू हो गया। 1914 में क्या होता है, इसमें निर्माण शुरू हो जाता है और परिवहन का प्रारंभ हो जाता है 1915 में। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पनामा नहर बनाने का सबसे पहले सुझाव किसने दिया, तो बड़ा पॉपुलर सा वो शॉर्ट हैंड है कि भैया हम्बोल्ट ने सबसे पहले सुझाव दिया था। किसने? हम्बोल्ट ने। ठीक, हम खेलने गए क्रिकेट पनामा में और पनामा में हम्बोल्ट हो गए। ठीक, हम खेलने गए पनामा में और पनामा में क्या हुआ, हम बोल्ड हो गए। ठीक है, तो यहां पर आपको सुझाव जो है हम्बोल्ट साहब ने दिया। अब पनामा जो है, आपको यहां पर अगर कभी पूछ दिया जाए कि कौन सी झील आपको दिखाई पड़ेगी यहां पर, तो पनामा जो है स्टार्ट में जो है आपको पूरा पूरा ये इलाका आपको दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखो, है ना, ये जो पूरा आपको इलाका दिखाई पड़ रहा है, ये एक झील है। और ये कौन सी झील है मालूम आपको? ये है गोटन लेक। कौन सी झील है ये? गोटन झील। ठीक, तो ये एक झील एक क्षेत्र में पूरा जो है आपके क्या कहते हैं, जल आपके पूरा पूरा प्रवाहित होता है। यहाँ से आपके अटलांटिक ओशन से पूरे के पूरे जो है पैसिफिक तक के क्षेत्र को जोड़ती है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किन दो वाटर बॉडीज से जोड़ती है, ये जोड़ती है अटलांटिक ओशन को, ये जोड़ती है अटलांटिक ओशन को किससे? प्रशांत महासागर से। किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से। क्लियर है कि नहीं? तो आपको इतनी बातें याद आई? ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पनामा नहर के बारे में बातचीत हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें देखना होगा तो जल्दी से पनामा नहर के बाद देखने के बाद हम जल्दी से अपने मैप पर लौटते हैं। और मैं इस क्लास में जो है अब बाकायदा आपको बता देता हूं कि अगला जो हमारा क्लास होगा वो किससे संबंधित होगा। आज हमने केवल और केवल आपके नॉर्थ अमेरिका के विषय में केवल छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें देखी, है ना। उसमें हमने आपके अमेरिका की पहचान की कि अमेरिका का क्षेत्र कौन सा है, उसमें हमने आपके कनाडा की पहचान की। ठीक, और इसके अलावा जो है हमने सेंट्रल अमेरिका के देश देखे, उनकी राजधानियां देखी, उसकी चर्चा हमने आपसे की। इसके अलावा अमेरिका की खोज किसने की, है ना, अगर हम उसको देखें इनिशियली कई स्लाइड्स में तो हम ये देखेंगे कि अमेरिका की खोज किसने की। ठीक, आ जाते हैं जल्दी से ये कि अमेरिका की खोज किसने की, इसका क्षेत्रफल कितना है ना, इसे नई दुनिया क्यों कहा गया, किसने कहा नई दुनिया, और क्या इसकी विशेषता है। इन सारी चीज़ों पे जो है आज का हमारा आपका पहला वीडियो मैपिंग पर निकल के आया। ठीक, अपनी अगली क्लास में हम क्या करेंगे, मैप को लेकर बैठेंगे और अगली क्लास हमारी इस पिछली क्लास से भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे आपके पूरे के पूरे उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ के जल निकायों की, कि कहां पर कौन सी खाड़ी है, कहां पर कौन सी जल संधि है, कहां पर कौन सी जो है आपके स्थल संधि है, और वो किन किन क्षेत्रों के आसपास स्थित है। उसके दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपके कौन कौन सा इसका भौतिक प्रदेश है, कि वेस्टर्न कॉर्डिलेयर, जैसे अब आई चांस एक थोड़ा सा जो परिचय मैं आपको दे देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ध्यान से देखिए, है ना। जब हम थोड़ा परिचय देने की बात करेंगे, ये देखिए कुछ शायद इसमें इशू निकल के आ रहा है, ये देखिए। चलिए जल्दी से एक छोटा सा मैप बना के मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगली क्लास में क्या डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, ये देखिए, चलिए ये देखिए ध्यान से। जब इस तरह से हम नॉर्थ अमेरिका का मैप क्रिएट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में देखिए मैं आपके साथ क्या क्या साझा करने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में जो आपस की जो है यहां पर कौन सी खाड़ियां हैं, कौन सी जल संधियां हैं, कौन सी स्थल संधियां हैं,
कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, है ना, और मैदानों की क्या भूमिका है, कौन से पठार हैं और कौन से मरुस्थल हैं। अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम इन जो है आपके भौतिक क्षेत्रों की बात करेंगे और बड़े आराम से करेंगे, बड़े प्यार प्यार से करेंगे। हमारे प्यारे भाई बहन जो है वो कहते हैं कि भैया बड़ी तेज़ चल रहे थे पहले वीडियो में, और इसके अलावा पहले वीडियो में थोड़ी आवाज़ की भी समस्या हुई, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में ऐसी कोई समस्या हुई है। और जब इस मैप के थ्रू हम नॉर्थ अमेरिका को कवर करेंगे तो मैं क्या करूँगा कि आपको अपने हाथों से इसी तरह से पूरा मैप बनाकर दिखाऊँगा और अपने हाथों से ही आप भी मैप बनाएंगे। अगर प्रैक्टिस मैप लेके बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रैक्टिस मैप नहीं लेकर बैठते हैं, खुद मैप बनाकर पढ़ना शुरू करते हैं, तो इससे बेहतरीन कुछ हो भी नहीं सकता, है कि नहीं? क्लियर है बात कि नहीं? तो भैया इतना ध्यान रखा करिए कि ज्योग्राफी कभी भी जो है आपको मुश्किल नहीं फील होने वाली है, मैपिंग पर कभी भी आपको मुश्किल या दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। जब तक आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तब तक तो ये सारी चीज़ें आपको कभी भी परेशान नहीं करने वाली। बात स्पष्ट है कि नहीं? तो चलिए अगली क्लास में जब आप हमसे ज्वाइन होंगे हमारे टाइम पर, तब तक आप थोड़ा सा इन सारी चीज़ों के बारे में देख कर आइएगा। बाकी मैं जो है आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल घोट के पिला दूंगा और फैक्ट शॉर्ट ट्रिक दे के आपको इतना बढ़िया शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि आपको समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए तो अपने अगले क्लास में हम मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका के अपने और फिजिकल जो है जगहों के साथ। तब तक के लिए एग्जाम युग 24 को और मैं यानी आनंद सिंह को लगातार अपना समर्थन और प्यार देते रहिए, ताकि भूगोल में और ना केवल भूगोल में हम अगले कुछ समय में कई और विषयों के साथ भी जो है आपके साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे। और मैं और अरविंद सर की टीम, विवेक सर की टीम जो है लगातार क्या करते हैं, हम आपके साथ बेहतर से बेहतरीन कंटेंट को है लाकर आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। आपके समर्थन की आवश्यकता हमें हमेशा रहेगी। जय हिंद।